हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गुंड आप लोगों को 16 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, जहां पर हमारी भारतीय सेना अपने स्थापना दिवस मना रही है। तो वहीं पर सक्सगाम घाटी में जो चाइना की सेना है वो नए सड़क बनाने का प्लान कर रही है, जहां पर त्रिपुरा एक नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। और कुछ लोग हमारी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंता करते हुए नए ऐप की लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं और ये सब चीज़ें हम इस करंट अफेयर्स में पढ़ने वाले हैं। और मैंने एक नई पहल भी स्टार्ट करी है, तो वो सब इसमें देखेंगे। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस? बी, 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। कहाँ पे? ये जयपुर में एक परेड हुआ है। जयपुर में परेड किया गया, इस दिन परेड होता है। सर, ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी के दिन हमारे पास ना एम करियप्पा, ये फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। फर्स्ट क्या थे? फील्ड मार्शल थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टेक ओवर किया था किसको? इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी के क्या बने थे ये? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। कब ये बने थे? ये बने थे 1949 में। 1949 में। इसीलिए हर दिन, यानी कि हर साल 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा था? 78वां था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए, भारतीय सेना जो है वो 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस के रूप में मना रही है। मैंने आपको एक बात और बोली है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, इंडियन आर्मी ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? नेटवर्किंग नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ईयर घोषित किया है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इस जो परेड में एक नई बटालियन, भैरव नाम की जो बटालियन थी ना, उसने पार्टिसिपेट किया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, हमारी जो भारतीय सेना है वो 15 जनवरी 2026 को 78वां सेना दिवस मना रही है। 1949 में फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल है के एम करियप्पा द्वारा पहली भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, और ये नेटवर्किंग डेटा सेंटर सिटी है, पहली बार भैरव जो बटालियन है वो इसमें प्रदर्शन की है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को जब ये के एम करियप्पा थे, वो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो थे वो जॉन फ्रांसिस थे। कौन थे? सर फ्रांसिस बूचर से इन्होंने टेक ओवर किया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारतीय सेना की, बात करते हैं तो भारतीय सेना का जो फादर ऑफ इंडियन आर्मी कहा जाता है उनको स्ट्रिंगर लॉरेंस को कहा जाता है। किसको? स्ट्रिंगर लॉरेंस को। इन्होंने ही 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन आप बोलोगे सर, स्थापना आपका तो 1 अप्रैल 1895 हुआ, आप 15 जनवरी को मना रहे। क्योंकि 15 जनवरी के दिन इन्होंने, एम करियप्पा ने टेक ओवर किया था इंडियन आर्मी को। ठीक है, इसीलिए 15 जनवरी को इनको याद किया जाता है। आदर्श वाक्य एक सेवा परमो धर्म है, मुख्यालय जो नई दिल्ली है, और सुप्रीम कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति देखे जाते हैं। जबकि सेना दिवस हर साल 15 को प्रथम फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, और जो युद्ध हुआ आपको मालूम है कि 47, 65, 71 और 99 में हुआ है। हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने कुछ ऑपरेशंस भी किए। उन ऑपरेशंस में अगर आप देखेंगे तो पहला ऑपरेशन कौन सा है? पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन पोलो। कौन सा है? ऑपरेशन पोलो। ये किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था कि जो हैदराबाद की रियासत थी उसे भारतीय संघ में मिलाने के लिए। जबकि ऑपरेशन विजय किया गया था 1961 में। क्यों किया गया था? तो गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर भारतीय संघ में मिला दिया गया। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 में किया जाता है, ये सियाचिन ग्लेशियर के लिए। जबकि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो जून 1984 में किया जाता है, अमृतसर में जो आतंकवादी थे उनको निकाल भगाने के लिए। ऑपरेशन पवन किया जाता है कि जो श्रीलंका है उसमें जो लिट्टे संस्था, लिट्टे जो वहाँ पे एक उग्रवादी संगठन है उसको भगाने के लिए और वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में जो तख्ता पलट हो रहा है उस कोशिश को नाकाम करने के लिए। एवं जो ऑपरेशन विजय है
कारगिल जो युद्ध हुआ था वहाँ पे जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे उन्हें भारतीय चोटियों से खदेड़ने के लिए, इसीलिए जो 26 जुलाई है उस दिन हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। तो कुछ मानवीय अभियान भी चलाए होंगे, यानी कि रिलीफ ऑपरेशंस भी चलाए होंगे। तो हाँ, चलाया है। ऑपरेशन राहत चलाया था 2013 और 2015 में। 2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आया था वहां से लोगों को बचाने के लिए, जबकि 2015 में जो यमन संकट था वहां से भारतीय और विदेशियों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मैत्री कब चला गया था? तो ऑपरेशन मैत्री नेपाल में जो विनाशकारी भूकंप आया था 2015 में, वहां से लोगों को निकालने के लिए। ठीक है। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये 2021 में चलाया गया था, तालिबान के जो कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय छात्र थे उन्हें वापस लाने के लिए 2022 में। ऑपरेशन दोस्त चला था जो 2023 में तुर्की और सीरिया में आया था जो भीषण भूकंप, वहां से लोगों को निकालने के लिए और राहत सामग्री भेजने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो गृह युद्ध छुड़ा था वहां पे जो भारतीय फंसे थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो वो कोई और नहीं भाई साहब, ये त्रिपुरा जो ग्रामीण बैंक है इसने किया है। किसने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ये बोला है कि सोलर पावर्ड मतलब सोलर उसे क्या देगी? सोलर उसे क्या देगी? पावर देगी, यानी कि ऊर्जा देगी। यहाँ पे टोटल कितनी वैन है? टोटल 3 वैन है, और तीनों जो है वो सोलर पावर्ड एटीएम वैन है। एटीएम वैन का मतलब क्या है? एटीएम वैन मतलब वो एरिया, या दूर वाला एरिया, या पहाड़ी वाला एरिया, चाहे जंगल वाला एरिया, जहाँ पे एटीएम लगाने की सुविधा ना हो या एटीएम नहीं रहता है, तो वहाँ पे टाइम टू टाइम ये एक गाड़ी होती है और उसमें एटीएम लगा रहता है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं। क्या रहते हैं? सिक्योरिटी भी रहती है। तो वो समय समय पे जाते हैं और वहाँ पे खड़ी रहती है, और लोग आते हैं पैसा निकालते हैं। फिर वो इसका समय फिक्स रहता है कि इस समय पे यहाँ पे आएगी, फिर इस समय पे यहाँ पे आएगी। तो ये ऐसे ऐसे करके जाती, तो इसने ये कीर्तिमान हासिल किया। लेकिन 2023 में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण सीतारमण, इन्होंने 2023 में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। कब किया था? 2023 में। तो फिर आप बोलोगे सर इसके साथ कोई और भी संस्था थी क्या? तो इसके साथ भाई साहब नाबार्ड थी। कौन थी? नाबार्ड। ये क्या है? नाबार्ड जो है ना, ये कृषि के लिए कृषि के लिए कृषि के लिए एवं जो हमारी रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनके विकास के लिए ये क्या करती है? पैसे मुहैया कराते हैं, यानी कि आर्थिक मंजूरी देती है। अगर हम बात करते हैं कि ये मोबाइल एटीएम वैन क्या होती है, तो वो है बैंक द्वारा संचालित चलती फिरती क्या है? ये एटीएम सेवा होती है जो ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में अस्थायी बैंकिंग सुविधा देती है। ये खबरों में किस लिए आया है? तो ये आया है कि ये पूरा क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित होने लगा। अब बात करते हैं कि नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो उद्देश्य है वो भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त पोषण यानी फाइनेंस करता है। ठीक है। और ये सर्वोच्च संस्था है, भारत की सर्वोच्च संस्था है। ये 100% किससे चलाई जाती है? भारत सरकार के अंतर्गत आती है। और स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? मुंबई में है। जबकि मुख्य कार्य की अगर बात करते हैं तो ये पुनर्वित्त और ग्रामीण बुनियादी ढांचा का जो विकास निधि है उसका प्रबंधन करता है। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड श्री साजी केवी है। कौन है? श्री साजी केवी है। जनवरी 2026 में आयोजित 105वां इसमें एक पुरस्कार भी दिया गया है जिसका नाम है स्कोच शिखर सम्मेलन। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सम्मानित किया गया है स्कोच शिखर सम्मेलन में, स्कोच अवार्ड। ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, स्कोच अवार्ड भी दिया गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, यही मैं बोल रहा था कि यही जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, वरना इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। हालांकि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन का नाम क्या है? क्या नाम है? तो ये TGB ऑन व्हील्स, TGB ऑन व्हील्स, यानी कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स, यानी कि किस पे? वो वैन है ना, वैन किस पे रहती है? वो व्हील्स पे रहते हैं, तो वही है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑन व्हील्स।
ठीक है, ये उसका नाम है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये निर्मला सीतारमण ने किया था। कब किया था? 2023 में। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई इस पहल को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो मैंने आपको बताया कि स्कोच सिल्वर अवार्ड, स्कोच अवार्ड मिला है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो यह किया गया था नरसिम्हन समिति पे। ठीक है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन, सौर ऊर्जा संचालित जो एटीएम वैन है, परियोजना को किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? तो वो किया गया है नाबार्ड के द्वारा। वर्तमान में 2026 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये पूरा 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें। एक है पंजाबी गायक है, पंजाबी गायक, इनका नाम है काका। क्या नाम है? काका। और ये जाके इन्हें सर्च मारेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फेमस है काका, इनका गाना खूब चलता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है और उस ऐप का लॉन्च है फ्रेंडो। क्या नाम है? फ्रेंडो। तो आप बोलोगे सर ये किस काम आएगा? भाई साहब, जब इमरजेंसी होती है ना, जब इमरजेंसी होती है तो इसमें जो औरतें हैं ना, उनकी सुरक्षा की बात की गई है। जैसे इमरजेंसी होगी तो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, और उस फीचर से आप उस फीचर से जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपको क्या कर देगा? सुरक्षा मुहैया कराएगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं? जो रियल टाइम शेयरिंग होता है वो, ठीक है। खुद की लोकेशन, खुद की लोकेशन, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, पंजाबी गायक ने जनवरी 2025 में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपातकालीन आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए फ्रेंडो नामक एक विशेष सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है, जो जिसमें SOS बटन, रियल टाइम लोकेशन होगा वो, शेयरिंग, वॉयस एक्टिवेशन एवं स्वरक्षा ट्यूटोरियल जैसी सुविधाएं, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। 19 जनवरी 2026 को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किया जा रहा है। 19 जनवरी को 2026 में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किया जाएगा, और ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो इंडेक्स है ना, ये पहली बार, ये फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है। और ये क्या है? ग्लोबल है। क्या है ये? ग्लोबल है, यानी कि पूरे विश्व में काम करेगा, यानी कि पूरे विश्व में जितने देश है उन सबका ये डाटा कलेक्ट करेगा, और डाटा कलेक्ट करके उसमें बताएगा कि जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेशंस कौन है। ठीक है। ये 19 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, उनके द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किया जाएगा। और इसे कौन लॉन्च करेगा? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा यह विकसित किया गया, और यह भारत का पहला वैश्विक सूचकांक है। भारत का पहला वैश्विक सूचकांक है। ठीक है। जो 154 देश, कितने देश? 154 देश की जिम्मेदारी में क्या क्या आएगा? नागरिक आएगा, पर्यावरण आएगा और वैश्विक। ये पैमाना याद रखिएगा, नागरिक, पर्यावरण और वैश्विक का मूल्यांकन करेगा, न कि केवल उनकी शक्ति या GDP का। ठीक है। इस सूचकांक में जवाहरलाल नेहरू जो JNU है विश्वविद्यालय, वो भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई यानी कि IIM मुंबई, और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जैसे प्रमुख भारतीय संस्थान भी शामिल। आपके लिए खास बात यह है कि ये नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। रामनाथ कोविंद जी इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। और यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा विकसित हुआ है। यह पूरे विश्व का पहला, मतलब पूरे भारत का ये पहला इंडेक्स है। ठीक है। और कितने देश हैं? 154 देशों का ये जिम्मेदारी वाला ये मूल्यांकन करेगा। 1963 के तहत पाकिस्तान ने किस देश को सक्सकाम घाटी सौंपी थी? 1963 के तहत जो पाकिस्तान है वो किसे सक्सकाम घाटी सौंपा था? वो चाइना को सौंपा था। ठीक है। अब आप समझिए कि ये चर्चा में किस लिए है, चर्चा में किस लिए है। अभी सैटेलाइट इमेज आया था, सैटेलाइट इमेज आया, तो उसमें मालूम चला कि जो चाइना है ना, जो चाइना है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पे बहुत सारे काम कर रहा है वो। सड़क, जो सड़क है, सड़क 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहा है, और ये बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जबकि जो सक्सकाम घाटी है ना, जो सक्सकाम
घाटी है वो विवादित स्थल में आती है। किस में आती है वो? विवादित स्थल में आती है। और ये कोई और नहीं, ये चाइना भी मानता है। चाइना भी मानता है। ये आपको मालूम चल जाएगा कैसे मानता है। अब ये 1900, अगर इसके इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की अगर बात करते हैं आप, तो जो 1947 में जो हरी थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरी, वो हरी आते हैं, कहाँ पे आते हैं? इंडिया के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं एक विलय पत्र है और उस विलय पत्र पे क्या करना चाहता हूँ, विलय पत्र पे साइन करना चाहता हूँ, और ये साइन कर देते हैं। ठीक है, विलय पत्र पे साइन तो हो जाते हैं। लेकिन 1947 जो 48 वाला युद्ध था, उसमें क्या होता है, उसमें जो सक्सगाम घाटी होती है, सक्सगाम घाटी होती है, क्योंकि गिलगिट और बाल्टिस्तान, गिलगिट एवं बाल्टिस्तान, ये किसके, ये पाकिस्तान के कब्जे में चले जाते हैं। किसके? पाकिस्तान के कब्जे में चले जाते हैं। तो उस युद्ध में जो सक्सगाम घाटी है वो भी किसके कब्जे में? पाकिस्तान की जाती है। किंतु भारत फिर बोलता है कि जो संधि हुई है, यानी कि जो विलय पत्र है, उस पर सिग्नेचर होने के बाद ये किसका हो गया? ये इंडिया का हो गया। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? 2 मार्च 1963 में वो चुपके से किसको हैंडओवर कर देता है? ये एक सीमा समझौता करता है। किसके साथ? सीमा समझौता करता है चाइना के साथ, और बोलता है कि ये आप उपहार स्वरूप ले लो। ठीक है, उपहार स्वरूप ले लो। तो ये उपहार स्वरूप किसको दे देता है? ये दे देता है चाइना को। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि सक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, लद्दाख में स्थित एक सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, और यह पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से 1963 में चीन को सौंपा गया। अवैध रूप से ये मतलब वैधानिक तरीके से नहीं सौंपा गया। 5180 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र है ये, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास होने के कारण भारत के लिए रक्षात्मक और चीन पाकिस्तान के लिए सिपेक और रणनीतिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। अगर मुख्य तथ्य की बात करेंगे तो स्थान काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसमें ये पड़ता है। इसके ठीक उत्तर में वो मिलेगा, लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर में है, और 1963 में चीन पाक सीमा समझौता के तहत इसे दिया गया है। जनवरी 2026 में कुछ सैटेलाइट इमेज आई जहाँ पे 75 किलोमीटर जो लंबी सड़क है, पुल है, और वहाँ पे टनल का निर्माण किया जा रहा है। अगर मैं आपको चलू दिखाऊं, मैप पे अगर दिखाऊं, तो मैप पे आप देखेंगे कि ये अक्साई चीन होगा, और ये चीन और जो भारत का युद्ध हुआ था उसमें ये चीन ने इस पे कब्जा कर लिया। ये आपका लद्दाख है, और यहाँ पे जो है ना, ये काराकोरम दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा है। और ये है वो सक्सगाम घाटी। ये क्या है? वो सक्सगाम घाटी, जहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। क्लेम कर रहा है। और यहाँ पर इसने क्या किया है? पुल और जो सुरंग है, ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, रोड भी बनाना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सीपेक है। ये सीपेक है, चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ से होकर के जाता है। तो ये क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे बैठेगा तो जो कॉरिडोर जाएगा, जो कॉरिडोर जाएगा, उस कॉरिडोर की ये सुरक्षा भी कर सकता है। और आराम से बैठ के अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया है ना, इंडिया एक तरीके से एक तरफ से चाइना से घिर गया है, एक तरफ से चाइना से घिर गया है, और एक तरफ से पाकिस्तान से घिर गया है। ठीक है, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना है, यानी कि दो साइड से इंडिया क्या है, घिर जा रहा है अपने विरोधियों से। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर चाइना को कोई सैन्य सहायता देनी है, या फिर पाकिस्तान को कोई सैन्य सहायता चाहिए या देना है, तो वो क्या करेगा? सीपे का यूज करके तुरंत सहायता प्रदान कर देगा। तो ये क्या है कि ये इंडिया के लिए काफ़ी खतरे वाली चीज़ है। तो इसलिए इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इस पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बाल्टिस्तान है, गिलगिट वाला एरिया। ये देखिए, ये गिलगिट है, ये बाल्टिस्तान है। तो ये तो चाइना का हो गया, लेकिन ये वाला जो है, ये तो पाकिस्तान का हो गया। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया है सक्सगाम वैली, और जिसे 1963 में दे दिया है। यहाँ पे ये मिलता है, ये काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम दर्रा है। और ये ग्लेशियर ही जो है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो अगर आप यहाँ पे अगर चाइना बैठ जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से चाइना
यहाँ से भी चाइना एक तरफ से इधर से चाइना से घिर गया, एक तरफ से पाकिस्तान से घिर गया। और हम लोग दो तरीके से जब जब घिर जाएंगे तो हमारा जो मेन है वो हमारा दोनों आँख किधर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। और साइड में भी आप देखेंगे तो हमारी जो पश्चिम है वो घिरा हुआ ही है पाकिस्तान से। अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास वही है कि 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो कानूनी रूप से यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन 47-48 में जब युद्ध होता है तो पाकिस्तान जो है वो गिलगिट बल्टिस्तान के साथ साथ इस घाटी पर भी अवैध कब्जा कर लेता है। 1983 में यह अवैध तरीके से दे दिया जाता है, लेकिन इसमें एक धारा 6 है। धारा 6 क्या बोलते हैं? धारा 6 बोलते हैं कि कश्मीर विवाद सुलझने के बाद इस सीमा पर फिर से बातचीत की जाएगी, जिससे यह साबित हो जाता है कि चीन भी इसे क्या मानता है? विवादित मानता है। क्या मानता है? विवादित मानता है। अगर वर्तमान तनाव की बात करते हैं तो वही 75 किलोमीटर की बना रहा है वो। और जबकि भारत के लिए खतरनाक क्यों? क्योंकि सियाचिन का जो खतरा है, यह घाटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। और यहाँ चीन की मौजूदगी का मतलब है कि भारतीय सेना को दक्षिण पश्चिम से पाकिस्तान और उत्तर से चीन, यानी कि टू फ्रंट वार, दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। और चीन इस घाटी का उपयोग किसके लिए कर लेगा? सीपे को सुरक्षित करने और पाकिस्तान के साथ सीधी सीधी सैन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये कर देगा। अगला सवाल है कि क्रिश्चियन पोंगल पोंगल का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में इसी इसी पोंगल के उपलक्ष्य में एक जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू खेल का भी आयोजन होता है। और वह जो खेल है इसमें क्या होता है? ये बुल फाइट तो होती है, बुल फाइट। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में ये बोला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इस खेल को खेल सकते हैं, किंतु किंतु क्या होगा? किंतु आप इसके लिए एक नियम बनाएंगे और यहाँ पे कानून व्यवस्था भी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जब बुल फाइटिंग की जाती है तो बुल इतने आक्रामक होते हैं कि वो जो बुल को वश में करने वाले, यानी कि सांड को वश में करने वाले लोग रहते हैं, उनको न करके वो जो जनता देख रही होती है उनके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो दर्शक होते हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है और यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। अगर मैं बात करूं कि पोंगल जो है वो दक्षिण भारत का प्रमुख 4 दिवसीय फसल का उत्सव है। क्या है ये? फसल का उत्सव है। इसमें क्या किया जाता है? ये सूर्य देव को प्रकृति की नई फसल, चावल हो गया, गुड़ हो गया और गन्ना, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें क्या रहता है? चावल रहता है, गुड़ रहता है और गन्ना अर्पित करने का आभार पर्व है। इसमें घरों की सजावट, मिट्टी के बर्तन में पोंगल बनाना और बैलों की पूजा की जाती है। और ये जो बैलों की पूजा की जाती है, इनको फिर लेके कहाँ जाया जाता है? उसी के लिए, जली कटु के लिए। ठीक है, तारीख जो 14 जनवरी से 17 जनवरी है, ये अलग अलग तरीके के पोंगल मनाए जाते हैं। एक भोंगी, थाई, मट्टू, कानुम, ऐसे करके पोंगल होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर आपको एक्स्ट्रा तथ्य देखने हैं तो भोगी पोंगल देख सकते हैं। पुराने सामान को क्या होता है, निकाला जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। और थाई पोंगल में सूर्य देव को चावल और गुड़ का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जबकि मट्टू पोंगल जो होता है वहाँ पशुधन या बैलों की पूजा की जाती है। जबकि कानुम पोंगल जो होता है वो परिवार के साथ मिलना, पिकनिक और पारंपरिक। आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो जल्लीकट्टू त्यौहार है वो कौन से पोंगल वाले दिन खेला जाता है? तो मट्टू पोंगल वाले दिन खेला जाता है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया नया महानिदेशक बनाया है? तो वो है प्रवीण कुमार। इनको नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि शत्रुजीत सिंह कपूर है, उन्हें आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह 1990 में हरियाणा जो कैडर है उसके आईपीएस अधिकारी हैं। आईटीबीपी प्रमुख बनने से पहले वो हरियाणा में डीजीपी के पद पे कार्यरत थे। और इनका जो कार्यकाल है वो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। और इन्होंने सीबीआई में भी अपना काम किया हुआ है। ठीक है, अगर प्रवीण कुमार के बारे में बात करते हैं तो प्रवीण कुमार जो है वो 1993 बैच के पश्चिम बंगाल के कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और बीएसएफ में नियुक्त होने से पहले वो आईटीबीपी के महानिदेशक थे। ठीक है, यही आईटीबीपी। वे नवंबर 24 से बीएसएफ के महानिदेशक के अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। और वे 30 सितंबर 2030 तक अपनी सेवानिवृत्ति के इस पद पे बने रहेंगे। आईटीबीपी प्रमुख रहते हुए उन्होंने
10 आल महिला फॉरवर्ड पोस्ट की घोषणा भी की थी। नियुक्ति का जो प्राधिकरण है ना, वो मतलब जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है उसके द्वारा मंजूरी दी जाती है। ठीक है। अगर आपको आईटीबीपी के बारे में अगर कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 में ये इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1961 में, उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है। और जो हमारी आईटीबीपी है ना, इंडो तिब्बत इंडो तिब्बत यानी कि जो भारत और चाइना वाला जो सीमा है, वहाँ पे अपनी तैनाती दे रही होती है। जो सीएपीएफ में जो 7 बल है उसमें से एक बल ये भी है। ठीक है। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की बात करते हैं तो ये 1 दिसंबर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनी थी। और ये सबसे पहले कहाँ पे रहते हैं? ये बॉर्डर पे रहने वाली फोर्स है, यानी कि सबसे पहले यही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि रक्षा पकड़ी वाली फोर्स है ये। और इसके जो हेड बने वो प्रवीण कुमार बने। नीति आयोग की जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि ईपीआई 2024 है, उस रिपोर्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो है, किसने किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। वो किसने किया है? महाराष्ट्र। इसको 68.01 स्कोर मिला है। और ये स्कोर पाकर के ये सबसे पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे गुजरात आ गए। ठीक है। निर्यात तैयारी सूचकांक क्या है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में 4 मानक होते हैं और इन मानकों के आधार पे लिया जाता है कि बताया जाता है कि कौन सबसे ऊपर है। पहले नीति देखी जाती है, फिर बिजनेस इकोसिस्टम देखा जाता है, फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखा जाता है, फिर एक्सपोर्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इन सबको मिला करके सबका अंक अलग अलग निर्धारित होता है। इन सबको मिला करके फिर जो अंक आता है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर आया है, तमिलनाडु उसके बाद आया, गुजरात आया, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश, मतलब 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसको कौन निकालता है? तो इसको निकालता है नीति आयोग, जो थिंक टैंक है हमारा, वो निकालता है। आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब सेक्टर था जिसमें ज़्यादा निर्यात हुआ? तो वो रत्न और आभूषण हुआ है। ठीक है। शीर्ष स्थान में महाराष्ट्र है। अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है, छोटे राज्यों में उत्तराखंड है शीर्ष पे। रिवीजन अगर हम बात करें रिवीजन की, तो राजस्थान की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक जो प्रमाणित ग्राम पंचायत थी वो कौन थी? बामनवास कांकर बनी है। कौन सी बनी है? बामनवास कांकर बनी है। अगर भारत का ये पहला जैव ग्राम अगर बात किया जाए तो वो त्रिपुरा का दास पारा है। त्रिपुरा का दास पारा। अभी आपने ये भी पढ़ा कि त्रिपुरा में जो है टीजीबी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है वो पहला सौर ऊर्जा से संचालित वन गाड़ी बनाया है। ठीक है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त या ऑन अराइवल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं? तो वो 55 देश थे। ठीक है। और भारत की जो उसमें हेनली रिपोर्ट में जो स्थान है वो 80 है। पहले 85 थी, अब 80 हो गई। ये इसका डाटा है। अब देख सकते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में दगदार्थे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी? तो वो नेल्लोर है। और नेल्लोर नेल्लोर जो है वो कृष्णापट्टनम एवं जो रामायपट्टनम है, वहाँ पे जो औद्योगिक सामान है उनको ले जाने ले आने के लिए इन सबको ये कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है। 7 ऑलरेडी यहाँ पे पोर्ट थे, ये 8वां पोर्ट है। एडोलेंस के लिए सबसे कम उम्र के सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किससे चुना गया है या किसने इतिहास रचा है? तो वो है ओवन कूपर। ठीक है। यहाँ पे एक नया पॉडकास्ट के लिए भी शुरू हुआ, तो पॉडकास्ट वाला जरूर याद रखना। तमिलनाडु ड्रीप टेक स्टार्टअप नीति के तहत कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य? तो 100 स्टार्टअप्स को और 100 करोड़ रुपए। ठीक है। पीएसएलवी C62 में किस चरण में गंभीर खराबी आई? तो वो जो तीसरा चरण होता है उसमें वो खराबी आई है, जिसके वजह से यह मिशन फेल हो गया। इसमें टोटल 16 सैटेलाइट छोड़ी जानी थी और 16 के 16 जो सैटेलाइट है वो खराब हो गई। ठीक है। MAPTGM का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? तो वो DRDO के द्वारा किया गया है, जो महाराष्ट्र में केके रेंज है, केके रेंज में किया गया है। ठीक। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? तो विराट कोहली बना। और इन्होंने जो 28,068 रन बना करके दूसरे सबसे
ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया और इन्होंने कुमार संगकारा को पछाड़ करके ये कीर्तिमान हासिल किया है। यह है मेरा महादेव पाठशाला यूट्यूब चैनल, और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप इससे जुड़ जाते हैं। और ये महादेव पाठशाला ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ डाल देता हूँ और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। IICDEM यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद। ठीक है। 98वां जो एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए कितनी भारतीय फिल्में क्वालिफाई की हैं? तो वो 5 है। हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो मेजर शांति शांता कुमार है। ठीक है। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। आकाशा एयर इंडिया का हिस्सा बनने वाली भारत की कौन सी नंबर की एयरलाइंस बनी है? तो वो 5वें नंबर की बनी है। जबकि हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया किसने किया? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया। किस राज्य का केई पेन्नूर बना भारत का पहला है बायो हैप्पी जिला? तो वो है आंध्र प्रदेश का, ये नवीनतम जिला है। कहाँ आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास टेम्पो किस देश का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया गया? तो ये इटली का सम्मान है, और इस सम्मान का जो नाम है वो आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया, आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया। ठीक है। मेघालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो है रेवती मोहिते डेरे, रेवती मोहिते डेरे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।